दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी के इस 10 साल के शासनकाल में भारत में बहुत कुछ बदला और बहुत सारी चीजें तो ऐसी थीं जो छूट गईं, टूट गईं और कुछ नए कील कांटे अंकुरित हो गए। जो धर्म कभी व्यक्ति की आस्था का मसला होता था वो आजकल राजनीति बन गया है। आजकल किसी अपराध को भी धर्म के नजरिए से देखने का बेहद चलन है और खास करके अपराधी जब मुसलमान हो तो फिर वो बदायूं हो जाता है। या कन्हैयालाल दर्जी का मामला राजस्थान का, तो हिंदुओं में खास करके डर दिखा करके, भय पैदा करके अल्पसंख्यकों के प्रति और वोट जुगाड़ करना एक ये नया तंत्र विकसित हुआ है इस देश में, जिसकी उम्मीद ना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी, ना नेहरू ने की थी और गांधी तो कतई कर ही नहीं सकते थे। जो ख्वाब भगत सिंह देख रहे हैं वो ख्वाब कैसे तार तार हो गए इन 10 सालों में, वो बहुत ज्यादा चिंतित करते हैं। तमाम संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं ऐसे लगता है जैसे जड़ से उखड़ गई हो, उनकी बुनियाद इतनी कमजोर हो गई। क्योंकि चाहे संविधान हो या संस्थाएं, वो व्यक्तियों से संचालित होती हैं और व्यक्ति जब लिजलिजे, कमजोर, स्वार्थी या वैचारिक दुराग्रह वाले पहुंच जाते हैं तो फिर पलीता लगना ही है, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचना ही है। खुद बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे मानने वाले, उसका पालन करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान कभी भी अच्छा साबित नहीं हो सकता। संविधान जैसे ही गलत लोगों के हाथों में पहुंचा, उस संविधान को लोग प्रश्नांकित करने लगे। खुद वे ही लोग जो संविधान का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उस संविधान को एक तरह से लोगों की आंखों में छवि उसकी खराब करते हुए एक नए हिंदू राष्ट्र के संविधान को रचने की बात भी कर रहे हैं। और ये उस बिना पर हो रहा है कि जहां संविधान में जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिनके अपलिफ्टमेंट के लिए, जिनके साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने के लिए, जिन्हें संविधान में मूल अधिकार प्राप्त हैं, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उनके बिना पर, उनकी अपनी अस्मिता के बिना पर, उनके अज्ञानता का फायदा उठा करके और उनको धकेला जा रहा है। दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, उनकी आंखों पर एक धर्म की पूरी एक लेयर चढ़ा करके, बल्कि वो धर्म न कहें बल्कि एक धार्मिक पाखंड की, एक धार्मिक राजनीति की, वो आंखों पर पट्टी बांध करके और उन्हें धकेला जा रहा है अपने ही गुलामी के बियाबान में, अपने ही कटघरे में धकेला जा रहा है। जिन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर होने की बात की जा रही है, उसमें आरबीआई से लेकर के, और अब तो स्टेट बैंक का भी नाम लेना पड़ेगा, कोर्ट को लेकर के भी लोग बात करते थे। हालांकि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सख्ती से पेश आ रहा है, लोग फिर से उम्मीद से हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की असली वैल्यूज थी, जो सुप्रीम कोर्ट का असली मकसद था, वो सामने दिख रहा है। और इसीलिए लोग ये कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र को कमजोर तो किया जा सकता है एक समय पर, लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन में जो भारत बनकर के तैयार हुआ, उस भारत के डीएनए में, उस भारत की बुनियाद में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है और बार बार अपने भीतर की उस ऊर्जा को संचित करने की सलाहियत भी। वो कितने भी तानाशाह आए और कितने भी ऐसे लोग आए जो भारत की आत्मा को ही खत्म करना चाहते हो, जो बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, बहुधार्मिक, अलग अलग मान्यताओं वाली, अलग अलग भाषाओं वाले जो समूह के लोग इस देश में रहते हैं, उन पर एक धर्म, एक राष्ट्र की मान्यता, एक विचार, एक भाषा और एक ढांचा
डेमोक्रेसी का, ये जो थोपने की कोशिश हो रही है, उसे लगातार जवाब भी मिल रहा है। और इसलिए ये जो आज की सत्ता की चुनौती है, उसको लोग महसूस भी कर रहे हैं और उसका प्रतिकार भी कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की भाषा में अगर कहा जाए तो ये प्रतिक्रांति का दौर चल रहा है, जहां हिंदुत्व का बोलबाला और हिंदुत्व के नाम पर, जैसे ब्राह्मणवाद अंबेडकर ने कहा था, जो एक सामंतवाद और पूंजीवाद का जो गठजोड़ है, ये जो पूरा अपर कास्ट अपर क्लास जो माइंड सेट है, जिसके नियति में भेदभाव है, जिसके बुनियाद में शोषण है लोगों का, और वो शोषण किस हद तक के लोगों को गुलाम तक बना करके रखा जाना, ये भारत की अपनी पुरानी सामाजिक परिस्थितियां हैं। और इसीलिए संघ ने, आरएसएस ने अपने मुखपत्र में एक बार नहीं कई बार लिखा कि हम एक ऐसा संविधान चाहते हैं जो मनुस्मृति के आधार पर लिखा जाए और उसमें मनु की संहिताएं हों, तमाम स्मृतियों की संहिताएं हों, एक ऐसा संविधान जो इस पूरे पेशवाई जो शासन काल था उसके अनुसार पूरे देश को चलाए। तो जो संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, और उसमें चुनाव आयोग सबसे, और आज चुनाव आयोग की सबसे ज्यादा प्रासंगिकता, सबसे ज्यादा जरूरत और सबसे ज्यादा वो आज लोगों की निगाह में है। ईवीएम का सवाल हो या जिसको कहते हैं ना कि एक साथ जो कंपटीशन हो, जो चुनाव पैसा किसी पार्टी के पास इतना सारा हो, किसी के पास कुछ नहीं, तो जिसे हम कहते हैं ना कि एक कंपटीशन करने का एक तरीका होना चाहिए, एक मादा होना चाहिए। वो अगर नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है। चुनाव आयोग उधर देख नहीं रहा, आंखों पर पट्टियां हैं। वो ये कहता है कि कोई उत्तेजनापूर्ण भाषण ना हो चुनाव में, लेकिन या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, लेकिन तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी जाते हैं और वहां स्कूल के बच्चों को दिन भर खड़ा रखते हैं अपनी सभा में। इसे चुनाव आयोग का सरासर उल्लंघन माना जा रहा है। अब सरकारी मशीनरी का, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इस पर चुनाव आयोग क्या निर्णय करेगा, क्या इस पे कोई संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेगा? कार्रवाई तो यहां तक हो सकती है कि नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं लड़ सकते, इतना बड़ा ये मामला है। मोदी कुछ भी बोले, अमित शाह कुछ भी बोले, लेकिन उनका वो भाषण, उनकी बातचीत वो दायरे में नहीं आएगी आचार संहिता के। लेकिन राहुल गांधी अगर जेब कतरा, चंदा मामा ये सब बोल देते हैं तो साहब आचार संहिता का उल्लंघन होगा और उनको कुछ सजा के तौर पर चुनाव भाषण से प्रतिबंधित भी कर दिया जा सकता है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर शिकंजा कसा है वो बड़ा प्रशंसनीय है और सुप्रीम कोर्ट के प्रति बड़ा आशावान बनाता है। मामला था महाराष्ट्र का, और उस महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ा गया। हम लोग जानते हैं कि जो ऑपरेशन लोटस और जिन्हें चड़क कहा जाता है, चड़क का काम ही यही है कि पार्टी तोड़ना, अपनी सरकार बनाना, खरीदना, ये सब। अगर ये चड़क नीति है तब तो आप समझ सकते हैं कि चड़क का आपने किस तरह से मान मर्दन किया है, किस तरह से उनको प्रश्नांकित किया है। तो एनसीपी टूटती है। अजीत पवार जहां जेल जाने वाले थे, चक्की पीसने वाले थे, वो अचानक डिप्टी सीएम हो जाते हैं। और फिर चुनाव आयोग 6 फरवरी को यह भी फैसला करता है कि असली एनसीपी ये है और जो चुनाव चिन्ह घड़ी है उसका इस्तेमाल ये करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई थी। जस्टिस चंद्रचूड़ जो अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें से जो 2 जज थे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केबी विश्वनाथ, उन्होंने कड़ी टिप्पणी की। हालांकि घड़ी उन्होंने दे दी भतीजे को, लेकिन यह कहा कि जो दल बदल विरोधी कानून था, जिसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, इसके साथ आप मखौल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे दल बदल हो रहा है और बजाय इस तरह कोई सजा के, बजाय कोई सख्ती के, और आप उस पार्टी के उन लोगों को और उस नुमाइंदगी को आप चुनाव निशान भी दे दे रहे हैं। तो जो पार्टी जीत करके आई थी, जिसकी लीडरशिप में आई थी, उसे ही
लोग निकल कर कैसे कर लेते हैं? तो ये तो अंतरात्मा के खिलाफ गया ना। जिन लोगों, नागरिकों के अंतरात्मा के खिलाफ। लोगों ने किसको वोट किया था? शरद पवार की लीडरशिप में उस गढ़ी को वोट किया था। और इधर अजीत पवार लेकर के चले जाते हैं और चुनाव आयोग उसे मान्यता भी दे देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की है, ये चुनाव आयोग पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है और ये दिखाता है कि चुनाव आयोग किस तरह से इस सरकार के चंगुल में है। इसीलिए केंचुआ लोग कहने लगे हैं कि रीढ़ नहीं है उसकी। और ये जो टिप्पणी है, हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव आयोग कुछ दुरुस्त हो, लेकिन अभी तो चुनाव है और इस चुनाव में अगर चुनाव आयोग की भूमिका गड़बड़ होती है तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो कोई और सख्त कदम उठाएगा, चुनाव आयोग को थोड़ा हिदायत देगा, दुरुस्त करेगा। शुक्रिया।